हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था क्लास 6 का चैप्टर 6 हमारा देश भारत। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, देशी जनता को सभ्य बनाना राष्ट्र को शिक्षित करना, पार्ट 1। तो इसमें जो टॉपिक्स हम करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, जो अंग्रेज़ों के समय चल रहा था, जिस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, तो उस समय के दौरान एजुकेशन की क्या कंडीशन थी और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने धीरे धीरे कौन कौन से चेंजेस भारतीय एजुकेशन में लाए थे, वो सारे जो सब टॉपिक्स होंगे वो इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। तो जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। तो बेसिकली अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग क्या था, वो ब्रिटिश जो थे वो भारतीय शिक्षा को एक तरीके से हम बोले निगलेक्ट करते थे पूरी तरीके से। उनको लगता था कि जो भारतीय शिक्षा है वो इनफ नहीं है एक अच्छी ग्रोथ के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राच्यवाद की परंपरा, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो सबसे पहले 1783 में विलियम जोन्स कैलकाटा आए थे। आपको ध्यान रखना है, विलियम जोन्स कैलकाटा कब आए थे? 1783 में। तो विलियम जोन्स कब कैलकाटा आए थे? 1783 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में वो जूनियर पद पर तैनात किया गया था उनको। ठीक है, विलियम जोन्स जो कैलकाटा आए थे तो उससे सबसे पहले उनको क्या काम सौंपा गया? उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जूनियर पद पर तैनात किया गया। उसके बाद ही विलियम जोन्स एक लिंग्विस्ट मीन्स भाषाविद थे। अब भाषाविद कौन होते हैं, लिंग्विस्ट कौन होते हैं? जो कि एक साथ बहुत सारी भाषाओं का जानकारी रखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकार और विद्यार्थी होता है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आई एम रिपीटिंग, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो गठन किया था वो किसने किया था? विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका यानी कि मैगजीन का भी एक प्रकाशन शुरू किया था। तो विलियम जोन्स के बारे में इतने हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो डिस्कस किए। सबसे पहले वो 1783 में कैलकाटा में आए थे। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में उनको जूनियर पद पर तैनात किया गया था। थर्ड था, वो एक लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद थे। और भाषाविद कौन होते हैं? जो बहुत सारी भाषाओं को जानकार और विद्यार्थी होते हैं। साथ में विलियम जोन्स ने दो इम्पॉर्टेंट टास्क कौन कौन से किए? पहला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और दूसरा, एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। यहीं पर अब हम बात करेंगे हेनरी टॉम्स की। तो जो हेनरी टॉम्स कोलब्रुक थे वो संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन ग्रंथों के विद्वान थे। यानी कि हेनरी टॉमस कोलब्रुक ना संस्कृत में और जो हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, रिलीजियस बुक्स थी उनकी, जो उनके विद्वान थे। और यहीं पर जो विलियम जोन्स थे प्राच्यवादियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि प्राच्यवादी कौन होते हैं। तो प्राच्यवादी मीन्स ओरिएंटलिज्म। आपने ध्यान रखना है, प्राच्यवादी को क्या कहा गया? ओरिएंटलिज्म। उसका मीनिंग क्या है कि एशिया की भाषा और संस्कृति का जिनको गहन ज्ञान होता है, यानी कि जिनको एशियाटिक लैंग्वेज और कल्चर दोनों के बारे में जो डीप नॉलेज होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्राच्यवादी मीन्स ओरिएंटलिज्म। अब बात करते हैं हम वर्नाक्युलर। तो वर्नाक्युलर वर्ड क्या है? एक आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए यूज़ होने वाला एक वर्ड। फ्रेंड्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ,
तो जो वर्नाक्यूलर है वो क्या है, एक बेसिकली आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला शब्द। अंग्रेजी स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का यूज़ करते थे। तो डिफरेंस को दिखाने के लिए, ठीक है, अगर डिफरेंस को दिखाने के लिए वर्नाकुलर शब्द का या वर्ड का यूज़ किया जाता था। यहाँ पर अब एक वर्ड है मदरसा। मदरसा आप सभी ने सुना होगा। मदरसा क्या होता है? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यानी कि जो अरबी लैंग्वेज में अगर हम बात करें जहाँ पर सीखना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मदरसा। एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। तो 1781 में अरबी फ़ारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को 1781 में अरबी फ़ारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कैलकाटा में एक मदरसा को खोला गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैलकाटा में मदरसा कब खोला गया था? 1781 में। और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं कि अरबी फ़ारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कैलकाटा में मदरसा को खोला गया 1781 में, और बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1791 में, लगभग 10 साल के बाद। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पूर्व की जघन्य गलतियाँ, मीन्स ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्व यानी कि भारत की तरफ से क्या क्या गलतियाँ हो रही थी कि जिसकी वजह से ये भारत के एजुकेशन में के लिए अंग्रेज़ों का इतना जो रूप था बहुत ही नेगेटिव था, वो क्यों था? तो इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक्स आप देखेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम ना इसमें जो स्टेटमेंट्स करेंगे या जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकाले के बारे में। और आप याद रखिएगा मैकाले की कुछ स्टेटमेंट्स भी है जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो क्या है कि 1830 में प्राच्यवादियों का जो विरोध था, अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि प्राच्यवादी कौन थे? जिनको एशिया की संस्कृति और भाषा दोनों का गहन याद रखते थे। तो ऐसे प्राच्यवादियों का विरोध तीखा हो गया था। क्यों हो गया था? इनमें जो विरोध करने वाले थे वो लोग बेसिकली कौन थे? उसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है थॉमस मैकाले का। उन आलोचकों में यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो कौन थे? थॉमस मैकाले। तो थॉमस मैकाले कौन थे? मैकाले भारत को असभ्य देश मानते थे, अनसिविलाइज्ड कंट्री मानते थे, और वो मैकाले का कहना था कि भारत को ना सभ्यता का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। Macaulay also says a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Macaulay ने ये भी कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही, यानी कि उनके अकॉर्डिंग ना एक शेल्फ ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। आप इस स्टेटमेंट के थ्रू ही देख सकते हो कि भारतीयों की एजुकेशन के लिए अंग्रेज़ों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो कितना नेगेटिव था कि वो पूरी हमारे कल्चर का जो कंपैरिजन था वो अपने यहाँ पर एक लाइब्रेरी का जो शेल्फ होता है उससे उसका कंपेयर बोल रहे थे कि वो इनफ है। तो मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि अगर कुछ आपको करना है ना, अगर आपको सिविलाइज्ड होना है तो यू मस्ट बी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो मैकालेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकालेस मिनट के बारे में। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का जो अधिनियम पारित किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंग्रेजी शिक्षा का एक्ट जो था वो कब पारित किया गया था? 1835 में। मैकाले मिनट्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कैलकाटा मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन ना दिया जाए। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग पॉइंट्स जो कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैकाले मिनट्स के बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मैकाले मिनट्स था उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो पहला तो यही था कि मैकाले मिनट्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि उच्च शिक्षा को जो मीडियम है वो केवल अंग्रेजी शिक्षा को बनाया जाए, और साथ में कैलकाटा में जो आपका मदरसा खोला गया था, बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया था, तो उनको ना प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। दूसरे जो मैकाले मिनट्स ने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि कैलकाटा मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज को
उन्होंने क्या बोला मैकाले ने कि अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों के समान हैं। मैकालेज ने क्या भी बोला उन संस्थाओं के बारे में, टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डीके। सो बेसिकली ये मैकाले मिनट्स जो था, इसमें भारतीय एजुकेशन के बारे में वो जितना भी नेगेटिव बोल सकते थे या जो जो उनके विचार थे वो आप देख सकते हैं। बेसिकली उनका एक ही मोटिव था, साम दाम दंड भेदी के रिगार्डिंग, कि उन्हें अंग्रेजी शिक्षा को पूरी तरीके से प्रोत्साहन देना था और भारतीय शिक्षा की पूर्ण तरीके से निंदा करनी थी, और इसीलिए उन्होंने प्राच्यवादियों की भी अवहेलना या हम बोल सकते हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 होगा इसी चैप्टर का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।